Hello students, welcome to the journey of JEE मैथमेटिक्स। इनफैक्ट जेई की जर्नी में, जेई एडवांस और जेई मेंस की जर्नी में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि जेई मैथमेटिक्स की जर्नी को प्लान कैसे करना है। बच्चों, सपना सब लोगों ने देखा है आईआईटी में जाने का, एनआईटीज़ में जाने का, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का, लेकिन उसको साकार कैसे किया जाए, उसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होती है, वो मैं यहाँ पर इस सेशन में गाइड करने वाला हूँ। ये सेशन डेडिकेटेड है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 10th से 11th में स्विच किया है और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जे एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन प्रॉपरली करने के लिए वाकई में 2 साल की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। ब्रेन की एक्सप्लोरेशंस एक अलग लेवल पर होती है। 11th 12th के बाद जो बच्चे 11th 12th की अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर वो 12th पास करके भी जेई की तैयारी को करते हैं, जेई एडवांस की तैयारी को करते हैं। तो हाँ, मेहनत दोनों ही तरह के बच्चों को करनी होती है। 12th पास बच्चों को किस तरह की मेहनत करनी होगी वो आने वाले सेशन में हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है क्लास 10th का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिए हैं और वो 11th में जेई की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, और जेई मैथमेटिक्स कैसे पढ़नी है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक बेसिक लेवल पर डिस्कशन करेंगे। हम जेई मैथमेटिक्स कैसे, जे मैथमेटिक्स नहीं सिखाने आया हूँ मैं आप लोगों को, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच है, क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, क्या डेयर है, आपको डेयरिंग क्या करना है। तो वो सारा आप समझ पाएंगे इस सेशन से, और जब आप एंड तक इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, हम लोग कुछ गलती कर सकते हैं, वो गलतियाँ आज होने से बचा ली। आप लोग मुझे थैंक यू बोल सकते हैं सेशन के बाद, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस सेशन के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे जिसमें आप लोग को लगता है कि नहीं यही करना होता है, लेकिन वो गलत होता है। एक्चुअली में वो गलत होता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेट्स सी। तो डेफिनेटली सपना हम सभी ने देखा है, मतलब हम बच्चों, हम सभी हो गए, मतलब अब है ना, अब मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, जस्ट फील कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हम सभी ने सपना देखा है कि अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, ट्रिपल आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से इंजीनियरिंग करनी है। उसके लिए हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 11th में ऑप्ट किया है, और फिर बड़ा सपना देखा है कि हाँ भाई, हम अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच और डिज़ायर्ड कॉलेज से हम लोग अपना इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी है। तो वो पढ़ाई कैसे होगी, उसकी जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है या करने वाले हैं, वो कैसे होगी, वो उसका छोटा मोटा आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। सेशन काफ़ी स्मूथ होगा, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। पहला वीक जब आप जेई मैथमेटिक्स के सपना देखते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले खुशी होती है, नहीं यार आईआईटी में जाना है यार, बहुत एक तरह से एक एनर्जी सी महसूस होती है, हैप्पी मोमेंट्स हमें लगता है। हम लोग ये हैप्पी मोमेंट्स पुराने तो होते ही हैं, ये आने वाले हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। यार कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, कितना अच्छा लग रहा है ना सोचकर, है ना, कि आईआईटी कानपुर में हमने मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ले ली, है ना। हमने कोई अच्छी ब्रांच, जैसे कुछ बच्चे एक अलग तरह का इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे फिजिक्स में एक्सप्लोरेशन करना है, तो कुछ बच्चे आईआईटी बॉम्बे में फिजिक्स भी लेते हैं। कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह तो ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल तो होती है, लेकिन और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। हाँ, तो सबके अपने अपने सपने होते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि हाँ मुझे इस ब्रांच में ही परस्यू करना है। ठीक है, और उस ब्रांच के हिसाब से कई सारे बच्चों का फिक्स होता है कि मुझे कुछ भी हो जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी है, क्योंकि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो होता है, उन्होंने तय कर लिया होता है रोड मैप क्या होता है। तो हाँ, सबके अपने अपने सपने हैं, है ना। अधिकतर बच्चे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस पे फोकस करते हैं, लेकिन सब में, हर एक ब्रांच में एक अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ ब्रांच स्पेसिफिक बातचीत नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिरकार अभी फिलहाल इन 2 सालों के लिए आपकी पढ़ाई कैसी होगी। तो हैप्पी मोमेंट्स जो आने वाले हैं वो तो मन में है ही, पुराने अचीवमेंट्स हमारे मन में हैं ही, तो यस हैप्पीनेस तो है ही, और चेहरे पे, आपके चेहरे पर एक स्माइल तो आ ही रही होगी कि हाँ यार वाओ,
IITian बन जाएंगे, NIT तिरछे मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज NITs में भी हैं, तो आपको एक परस्यू करने का रहता है कि नहीं यार बड़े कॉलेज से, अच्छे कॉलेज का नाम है, वहाँ से हम अपनी डिग्री को कंप्लीट करें। तो हाँ, हैप्पी मोमेंट्स, उन मोमेंट्स को सोचकर एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है। तो वीक 1 हमारा इसी में बीतता है, यस और नो। दूसरा, उसके बाद सपने, जैसे कि मैंने बताया सपने हम देख रहे हैं उन मोमेंट्स के साथ, तो हाँ, सपने पूरा करने के लिए हमने वहाँ पर अपना तैयारी स्टार्ट किया। फिर हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि नहीं, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, जैसा सर बोल रहे हैं मैं वैसा वैसा फॉलो करूंगा, और जैसा मेरे को कहा जा रहा है मैं वो करूंगा, मुझे कैसे भी करके टॉप करना है ना। ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स हम अपने आप से करते हैं, ठीक है। तो वीक 1 के अंदर जो बच्चों के अंदर विचार होते हैं वो यूजुअल लेवल पे, इन जनरल लेवल पे कुछ ऐसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उन ड्रीम के प्रति कमिटमेंट होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए हमें क्या कमिटमेंट करने चाहिए वो मैं इस सेशन के एंड तक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट, स्टडिंग जेईई मैथमेटिक्स, और इन कमिटमेंट्स के साथ हम लोग जेईई मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। और साथ में जब हम जेईई की तैयारी शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। देखो बच्चों, ज्ञान सब तरफ से मिलता है ना। एक तो टीचर क्लास में दे रहा है, और एक अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त वो सब ज्ञान दे रहे हैं। तो हर तरफ से ज्ञान आ रहा है, हर जगह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बेटा ये बुक तो कर ही लेना, बेटा ये तो कर ही लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेना, तुमने ये नहीं किया, अरे यार फिर तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे स्टेटमेंट्स यहां से आ रहे हैं। मतलब जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, सारी पढ़ाई तो यहां से हो रही है। तो बड़ा मजा आ रहा है वीक 1 में, वीक 1 वीक 2 में इस तरह की चीजें निकल के आ रही है। हाँ भाई, मजा आ रहा है। तो क्या हमें इनमें से कौन सी चीजें करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे फॉलो करनी चाहिए, कितना काम का चीज अपने पास रखना चाहिए और कितना काम का चीज हमें निकाल देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या, अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उस स्टेटमेंट से कितना काम का चीज़ हमें अपने पास रखना है और कितना चीज़ बेकार है जो हमें हटा देना है। बच्चों, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, जो टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपकी जेईई मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, उन पे पूरा विश्वास करके उनके प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि आपको ये करना है तो वो आपके भले के लिए बोल रहा है, आपका नुकसान नहीं चाहता। कोई भी टीचर आपका नुकसान नहीं चाहता। खैर, फिर भी विश्वास कम होता है, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो आप लोग तय करेंगे। मेरे ख्याल से आपको अपने टीचर से डिस्कस करके बातें करनी चाहिए। दूसरा, मेरे बोर्ड्स में 100 में से 100 है मैथ्स में, तो मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ मिथ और फैक्ट। मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। आप लोग बताइए, क्या ये मिथ है या फैक्ट है? ऑफ कोर्स ये मिथ है। 100 में से 100 नंबर लाना आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को बोर्ड्स में उतना नहीं दिखाता, वो आपको ये दिखाता है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फैक्ट यही है इसका कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आपकी याददाश्त भी अच्छी है, आपको चीज़ें याद रहती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बोर्ड्स के बेसिस पर हम ये जज नहीं कर सकते कि आपकी मैथ्स जेईई लेवल पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको एक अलग तरह का फ्लेवर चाहिए होगा, एक अपनी तैयारी को एक अलग तरह से ट्यून करना होगा। तो हाँ भाई, ये मिथ है और ये फैक्ट है, तो सुन लीजिए। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई का सामना करवा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने 100 में 100 नंबर लाकर गलती करी है, नहीं। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने प्रूव किया है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपने प्रूव किया है आप टीचर की बात मानते हैं, आपने प्रूव किया है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब जो प्रॉपर गाइडेंस है वो प्राप्त करने के लिए आप आ गए हैं और वो तैयारी आपने शुरू कर दी है, जेईई एडवांस की, जेईई मेंस की, मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है और क्या गलत फहमी है, ठीक है। हाँ, 100 में 100 लाना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड सीरियसली आई रिस्पेक्ट ऑल दोज स्टूडेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन लोगों को 100 में 100 नंबर मिलते हैं बोर्ड्स में, क्योंकि उनके अंदर कमिटमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है, टीचर की बात को मानने का पावर, इंटरनल गट फीलिंग होती है। तो हाँ बच्चों, वो है, लेकिन क्या वो कंप्लीट है? क्या उससे ये प्रूव हो जाता है मैथ स्ट्रांग है? नहीं,
उसके लिए आपको और ज़्यादा रिगरस पढ़ाई करनी पड़ती है, और ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग के लिए आप गाइडेंस लेते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों के 100 में से 100 नहीं आए, वो भी ये ना सोचें कि हमारी मैथ्स खराब है। मेरी बात समझ में आ गई? तो जिनके 100 में 100 नहीं आए, वो ये ना सोचें कि हमारी मैथ्स खराब है, और जिनके 100 में 100 आ गए हैं, वो ये ना सोचें कि हमारी मैथ्स बहुत अच्छी है। अपने माइंड को बैलेंस रखिए। यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, उसके साथ खुद को डेवलप कीजिए, खुद को इन्वॉल्व कीजिए, और इन्वॉल्वमेंट से इवोल्यूशन होता है, तो खुद को इवॉल्व कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्लास में जब आप पढ़ाई करते हैं जेई मैथमेटिक्स में, आप जेई में क्लास में जब आ रहे हैं, तो आपको बोला जाता है, बेटा कुछ भी डाउट हो, एक छोटा सा भी डाउट हो, तुरंत पूछ लियो, डाउट अगले दिन तक नहीं रहना चाहिए, डाउट अगले दिन तक रह गया तो भैया तेरा बर्बाद हो गया, ऐसा बोला जाता है। तो आपको हर एक डाउट पूछना है। मिथ है ये, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली बच्चों, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि एक डाउट और क्यूरियोसिटी में क्या अंतर होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत, दोनों में बहुत माइन्यूट फर्क है, हमें नहीं पता होता। तो मन को शांत रहते हुए अपने आप को क्यूरियस बनाइए। डाउट्स पूछना नहीं, क्यूरियोसिटी का आंसर खुद से इन्वेंट कीजिए, तो वो आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप करेगा जेई मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की। तो यस, तो हर क्वेश्चन में जो आपके मन में आ रहा है, एवरी क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड इज नॉट योर डाउट। एक्चुअली दैट इज नॉट योर डाउट, इट्स योर क्यूरियोसिटी। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। और क्यूरियोसिटी, यस, क्यूरियोसिटी के लिए आपको समय के साथ जवाब मिलता है बच्चों, आपके पेशेंस से जवाब मिलता है। तो ये मत सोचें कि आज आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको नहीं समझ में आया तो वो आपका डाउट है। नहीं, उसने आपके मन में एक सवाल छोड़ा है, और उस सवाल के लिए, उसके जवाब के लिए आपको घर जाकर सेल्फ स्टडी करनी है। जब आपको नहीं समझ में आए, आपने बहुत मेहनत करी है, तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बच्चे मेहनत नहीं करते, उस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते, और वो क्यूरियोसिटी को समझ लेते हैं कि ये मेरा डाउट है, और वहां पर बच्चे सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो ये नहीं आया, और वहां पर बच्चे गड़बड़ करना शुरू करते हैं। और इन द लेटर ऑन स्टेज, महीने 2 महीने बाद, उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब उनको कभी नहीं मिलते, क्योंकि उनके मन में हर एक क्यूरियस चीज, हर एक क्यूरियोसिटी एक सवाल है, और उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए कोई मेहनत नहीं करी है। तो खुद के सवालों के जवाब खुद ढूंढने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी चीज है, और आपको मिलने लग जाएंगे। हाँ, टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको थॉट प्रोसेस देंगे कि बेटा ऐसे सोच, बेटा जरा फिर से सोच किया। तो अगर वो बोले ना फिर से सोच किया, तो भाई उसके टीचर की बात को समझें, और ये फील करें कि नहीं यार, ये कुछ कारण होगा जो बोल रहा है, कि हो सकता है कुछ साधारण सी चीज हो जो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रही हो। तो हाँ, तो वो क्लिक के लिए टीचर फोर्स करता है कि बेटा एक बार फिर से ट्राई करके आ। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो जो डाउट है, वो आपका, वो जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, वो डाउट नहीं है, वो क्यूरियोसिटी है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए, और अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। और पेशेंस कैसे रखने, बस अपना काम करते जाइए। वो काम क्या होगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको कभी सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको ज्ञान दे दिया जाएगा पहले ही, बेटा सॉल्यूशन मत देखना, डब्बा हो जाएगा तू। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन देखने चाहिए नहीं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको कभी सॉल्यूशन नहीं देखने चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई ये दूध है, ये शक्कर है, ये चाय है, ये पानी है, और ये अदरक है, और आपको चाय बनानी है। तो आपको नहीं पता है कि भाई चाय कैसे बनती, प्रोसेस क्या है। अगर पहले अदरक डाल दिया ना और दूध डालोगे तो दूध चाय फट जाएगी, ये संभावना होती है। तो आपको नहीं पता है, तो आपको प्रोसीजर समझना पड़ता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर समझना पड़ता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कोई इक्वेशन खतरनाक से दिख रही है लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसी दिख रही है, तो आपको प्रोसेस समझना पड़ता है। आपको कैसे पता कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? मैं उन बच्चों की बात नहीं करना जिन्होंने ये इक्वेशन देखी हुई है, मैं यहां पर एक बात कह रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? इसमें क्या क्यूरियोसिटी है? आपको मेथड्स तो जानने ही पड़ेंगे इसमें, मतलब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे हो रही है।
जिन बच्चों को समझ में आ गया कि ये सॉल्व कैसे होगी वो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं फिर से सवाल छोड़ रहा हूँ कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। आपको इसका सॉल्यूशन समझना पड़ेगा कि सर ये तो मेरे को कोई सिखाएगा तभी तो मैं कर पाऊंगा, आपको पता चलेगा तभी तो आप कर पाओगे। ऐसे थोड़ी कि कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ गई आप उसको खुद से सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको किसी का सॉल्यूशन समझना पड़ता है, उसके बाद आप उसको इनहेरिट कर पाते हो, उसके बाद आप याद रख पाते हो, तब जाके आपसे आने वाले सवालों के सॉल्यूशन सॉल्व होते हैं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है कि आपको सॉल्यूशन नहीं देखने हैं। आपको सॉल्यूशन देखने चाहिए उन सभी सवालों के जो आपको अजीब से लगते हैं, जो आपको वाकई में डराते हैं। सॉल्यूशन देखने से आपकी एबिलिटीज एक्सप्लोर होती है। आप जो सोच रहे हो तो वो तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद आपको नया आइडियाज मिलते हैं, तो एक्सप्लोरेशन मिलता है। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, वो है कंडीशनल, बट इन कंडीशनल मैनर। और वो कंडीशन क्या है मैं समझा रहा हूं। आपने इस सवाल को सोचने में कुछ समय दिया हो, जब तक आप किसी सवाल के साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आप सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको मना किया जाता है कि भाई सॉल्यूशन मत देख। समझ रहे बात को? तो सॉल्यूशन देखने में बुराई नहीं है, लेकिन सवाल मिलते ही उसका सॉल्यूशन देख लेना वो गलत है। यहां पर ये गड़बड़ है बेटा, यही गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसा मैथ्स में ज्यादा होगा, क्योंकि मैथ्स में वेराइटीज इनफाइनाइट होती हैं और वो आपको क्लास में पूरा चीज समझाया जाए संभव नहीं होता है। आपको कुछ चीजें खुद से निकालनी होती हैं, तो इसीलिए आपको कुछ जगहों पर सॉल्यूशन देखने होते हैं। 90% चीजें क्लास में बताई जाती हैं, 10% खुद से इन्वेंट करनी होती हैं। जिनसे इन्वेंट हो जाता है वो अच्छी बात है, जिनसे नहीं होता है वो सॉल्यूशन से हिंट लेकर सवाल को खुद से ट्राई करें। दैट इज कंडीशनल मैनर, और डिसिप्लिन के साथ ट्राई करें, वो बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सॉल्यूशन देखना है, लेकिन एक तरीके से। ऐसे नहीं कि होमवर्क मिला, 10 सवाल होमवर्क मिले और 10 के 10 का सॉल्यूशन देकर आपने छाप दिया और मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। वो गलत है, वो गलत है, वो सरासर गलत है बच्चों। यहां पर इस स्टेटमेंट को रीडिफाइन कर दिया मैंने कि आपको सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट, आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए कब? जब आपने उस पर बहुत ट्राई किया हो, आपने दिया है 15 मिनट दिया है उस सवाल को, और जब आप सॉल्यूशन देख लें तो उस सवाल को 2 बार सॉल्व करें अपनी कॉपी में कंडीशनल मैनर, तब जाके आप सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, तब आपका ज्ञान बढ़ेगा, वरना आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसलिए मतलब ऑल इन ऑल जो लोग कहते हैं सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए, तो वो ये पूरा स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। वो मैं कह रहा हूं आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए। और आप करके देखिए बच्चों, 7 दिन के अंदर आपका ज्ञान एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। कंडीशनल मैनर, डिसिप्लिन के साथ, जो मैंने बातें कही है उन कंडीशन के साथ। दूसरा मिथ, आपको अभी तक आपने 10th में आप कैसे पढ़ाई करते थे, 10th तक कैसे पढ़ाई करते थे बताता हूं मैं आपको। आप लोग ऐसे पढ़ाई करते थे कि 4 एग्जाम्पल सर ने क्लास में कराए और सिमिलर 4 एग्जाम्पल आपको घर पे होमवर्क मिले और आपने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और फिर अचानक से आपको हर सवाल, आप 11th में जेईई की तैयारी करने आते हो और आपने फिर यह महसूस किया कि सर ने जो 4 एग्जाम्पल कराए वो तो मेरे से सारे सॉल्व हो गए, लेकिन बाकी जो सवाल हैं वो मेरे से या तो आधे सॉल्व हो रहे हैं या पूरे पूरे सॉल्व नहीं आ रहे। तो यहां पर यह बोल दिया जाता है कि सारे सवाल खुद ही सॉल्व करो। एकदम से आपको यह बोल दिया गया सारे सवाल खुद से सॉल्व होने चाहिए, अगर नहीं हुए ना तो आपको नहीं आता। ऐसा नहीं होता है। तो सारे सवाल खुद से, आपने 10वीं तक तो ऐसा कभी किया नहीं, हर सवाल आपने खुद सॉल्व किया नहीं। आपको टीचर ने समझाया तभी तो आपने किया, एग्जाम्पल्स देखे तभी तो आपने किया। तो एकदम से आपका ब्रेन कैसे स्विच ओवर हो जाएगा मुझे बताइए। जो आपकी पुरानी आदत है, पुरानी आदत जो आपकी बरसों से आपकी आदत पड़ चुकी है कि आप एग्जाम्पल देख के चीजों को इनहेरिट करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो वो आदत एक दिन में थोड़ी चली जाएगी। तो पहले हफ्ते में आप अपने ब्रेन के साथ इस तरह की खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करें। हां, बदलाव करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि आपसे सॉल्व हो जाए, लेकिन उसको लेकर कोई नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाएं, ये जरूरी है, ठीक है। तो ट्राई करना है खुद से ऑब्वियसली, और नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर लिए, सॉल्यूशन देखना है, टीचर से डिस्कस करना है, फिर उसको सीखना है कि अच्छा आगे से ऐसा सवाल ऐसे मेरे से हो जाएगा, और तब जाके आप उसको लर्न कर पाएंगे। कई बार बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर आपने तो सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे? बेटा वो गलत है।
जो हमने थॉट प्रोसेस दिया है ना, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, समझे। आप उसको इनहेरिट कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए। जब आप उस पर खुद से रिसर्च करते हैं तब जाके आपको मतलब उस पर आप थॉट देते हैं, आप उसमें कई सारा समय बिताते हैं उस सवाल के साथ, तब आपको समझ आता है अच्छा ये कारण था कि सर ने ऐसा सोचा। मतलब जो सवाल आप पूछते हो ना, सर आपने तो सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे, ये सवाल नहीं है, ये डाउट नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है। आप इस सवाल को लिख लें और फिर घर पे बैठकर उस सॉल्यूशन को देखते हुए उस सॉल्यूशन को 2-3 बार लिखें अपने हाथों से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहां पर मुझे ये क्लियर होता जा रहा है कि टीचर ने आखिरकार ऐसा ही क्यों सोचा। जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि टीचर ने आखिरकार ऐसा ही क्यों सोचा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। उसके अलावा दूसरा, बहुत स्पीड चाहिए, जे एग्जाम में स्पीड चाहिए। जिसको स्पीड नहीं होती ना, उससे पेपर सॉल्व नहीं होगा। गलत है भाई, स्पीड से चलने पर एक्सीडेंट्स होते हैं। जेई मैथ्स को सॉल्व करने के लिए स्पीड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जेई मैथ्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए पेशेंस, सब्र। ठीक है, आपको चाहिए सब्र, है ना। अगर आप सब्र के साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको डर लगेगा, आपको डर लगेगा, है ना। कामनेस चाहिए, कूलनेस चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अचानक से कैसे हो जाएगा, है ना। आप कूल रहिए। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में तो सर ऐसा नहीं होता, एग्जाम में तो कुछ और होता है ना। अभी समझाता हूं। पहले आप अगर लर्निंग करने वाले हैं, आप इमेजिन कीजिए जब आपने पहली बार, अगर किसी बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती हो, ऐसा बहुत कम केस होता है, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, तो आजकल जो साइकिल होती है उसमें 2 पहिए होते हैं बाजू में, ठीक है, तो वहां से सपोर्ट चाहिए होता है। जब आप अच्छे से चलाना शुरू कर देते हैं तो वो सपोर्ट धीरे धीरे हट जाता है, वो दोनों पहिए के जो साइड वाले पहिए होते हैं ना, उनका सपोर्ट हट जाता है, ठीक है। फिर आप खुद से चलाते हो, लेकिन तब भी स्पीड नहीं गेन करते हो। आप पहले प्रैक्टिस करते हो कि स्लोली आप कर सकते हो। फिर जब आपके साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, तब आप अपनी स्पीड गेन करके साइकिल को दौड़ाते हो, है ना, बहुत फास्ट चलाते हो। यही प्रोसेस किसी भी लर्निंग में, लाइफ में हमेशा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, स्पीड से करोगे, आप गिर जाओगे। गिरने का मतलब ये हो गया, आपसे सवाल सॉल्व होना बंद हो जाएंगे। शुरुआत में स्पीड नहीं चाहिए होती, शुरुआत में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में टाइम लगता है। जब टाइम अच्छे से दे देते हो, मेमोरीज आपके साथ सपोर्ट करने लगती है, चीजें याद रहने लगती है, तब आपकी स्पीड आती है। स्पीड तब आती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्पीड से पहले आती है मेमोरी। अगर आपको कोई चीज याद नहीं है तब तक स्पीड नहीं आएगी। तो आपको चीजें याद रखनी होती है। हाँ, मैथ्स में भी चीजें याद रखनी होती है, ये भी एक बड़ा मिथ है। ये मिथ है कि मैथ्स में याद नहीं रखना होता, केवल सॉल्व करना होता है। नहीं भाई, मैथ्स में याद रखना होता है, कॉन्सेप्ट भी याद रखना होता है, कई बार टेक्निक याद रखनी पड़ती है कि इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, सर ने कैसे किया था, मैंने कैसे किया था। अगर आप ये काम नहीं करते हैं मैथ्स में तो आप नहीं कर पाएंगे। ये बातें वो है जो आपको बताई जाती है। मैथ्स में तो कुछ याद ही नहीं होता, अरे बस लॉजिक समझ लो बाकी हो जाएगा। अरे बेटा, लॉजिक को भी तो प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस करने के बाद बेटा वो याद होता है, तब जाके नए सवाल में जब वो सेम लॉजिक नजर आता है तो हम ढूंढ के उसे एनालाइज करके सॉल्व कर पाते हैं। ये फैक्ट है, ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी खुद पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है ना। हर क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करना है, क्योंकि जेई में टाइम ही इतना मिलता है। आप सोचो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जेई मेन की बात करता हूं, फिर जे एडवांस की बात करता हूं, है ना। जे एडवांस की बात कर लेते हैं, चलो। 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। जे एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, जे एडवांस के पेपर की बात कर रहा हूं। जे एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तीनों में यूजुअली 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। मान लो 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, ठीक है। अब 3 घंटे का पेपर है ये भी 3 घंटे का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। अब आप सोचिए मैथ्स के लिए आपके पास कितना टाइम बचा? 1 घंटा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें।
तो 1 घंटे में 18 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। स्विचिंग वगैरह का टाइम हटा लें तो लगभग आपसे बोला जाता है कि स्पीड बढ़ा के रखो, 3 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। 3 मिनट में सवाल सॉल्व होगा ना, तब जाके जेईई एडवांस का सवाल सॉल्व होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। वही बात है ना, स्पीड नहीं चाहिए होती। स्पीड ऑटोमेटिक आती है। कैसे आती है मैंने अभी बताया, मेमोरी की मदद से आती है। बिना याददाश्त के स्पीड नहीं आती है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पीड प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन कब? जब आप तैयार हैं चैप्टर के पहले अटेम्प्ट के साथ। आपने एक बार वो कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट मेमोराइज कर लिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद जब आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तब आपके पास स्पीड आनी चाहिए, क्योंकि आपने मेमोराइज कर लिया है, आपने चीजें याद रख ली है, आपने कॉन्सेप्ट रिपीट कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली है। जो भी आप समझना चाहें, जिस तरह से समझना चाहें, वो आपका तैयार हो चुका है। तब आपके पास टाइम बाउंड प्रैक्टिस का प्रेशर आना चाहिए। होमवर्क करते समय टाइम बाउंड का प्रेशर सही नहीं होता। ठीक है, होमवर्क लर्निंग के लिए होता है। व्हेन यू आर इन लर्निंग फेज, लर्निंग में टाइम बाउंड गलत है, क्योंकि आप उसको पहली बार कर रहे हैं। समझ में आई नहीं मेरी बात? जब आप उसको या उस तरह के सवाल, सेम सवाल तो रिपीट नहीं करें, मान लो उस तरह के सवाल अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं, तब आप टाइम बाउंड पे जाएं, है ना। व्हेन रिपीटिंग द थिंग्स यू शुड गो विद टाइम बाउंड। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं। हाँ, जब थिंग्स रिपीट होती है तो डेफिनेटली आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है। तो वो रिपीट होगी तभी तो स्पीड बढ़ेगी। पहली बार में कैसे बढ़ेगी? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर जे एडवांस में तो हर साल नया सवाल आता है, तो नया सवाल तो हमें स्पीड से सॉल्व करना होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बेटा, जे एडवांस में नया सवाल आता है, तुमको पता है तो मुझे भी पता है, लेकिन सोचो तुम पहले दिन तैयार नहीं हो, तुम्हें तैयार करने के लिए लगेगा कम से कम 1 साल। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपने ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से फॉलो करना शुरू कर, 2 से 3 महीने के अंदर आप किसी नए सवाल के लिए तैयार होना शुरू कर दोगे। तो मैं तो बोलता हूं, अगर आपने इन लाइंस को एज इट इज फॉलो किया है, तो 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग खुद से नया सवाल सॉल्व करने के लायक हो सकते हो। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। हमेशा टाइम होता है। जैसे कि एक चैप्टर दे दिया तो आपने बोला कि सर बैकलॉग हो गया, अब मेरे पास एक चैप्टर का तो कुछ एक्सरसाइज छूट गया, सर मेरा पीछे रह गया, मैं अब मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा सॉल्व करने का। ये मिथ है बेटा, टाइम हमेशा होता है, बस आपको खुद को पुश करने की जरूरत होती है। आपको वो टाइम निकालना होता है। आपके पास बहुत इनफाइनाइट अमाउंट में टाइम होता है, आपको बहुत, मतलब आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती, बस आप उस टाइम को ढूंढ नहीं पाते। टाइम को मैनेज नहीं किया जाता, टाइम को ढूंढकर खुद को उस अवेलेबल टाइम के हिसाब से खुद को मैनेज किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते आप खुद को अवेलेबल टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के हिसाब से आप अगर करेंगे प्लान, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टाइम तो फ्लो हो रहा है, टाइम रुक नहीं रहा है। जो रुकेगा उसे ही तो आप अलग अलग पोर्शन में बांटकर मैनेज कर सकते हो, लेकिन वो तो फ्लो हो रहा है। तो आप अवेलेबल स्लॉट के हिसाब से खुद को मैनेज करके देखो। आप ये सोचो कि जब मौका मिल रहा है तब मैं पढ़ाई करूंगा, अपने आप आपका सारा दर्द, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये तो बोलना ही गलत है कि टाइम नहीं है, हमेशा टाइम होता है। तो आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा टाइम अवेलेबल रहेगा। बस आप ये इच्छा शक्ति अपने अंदर डेवलप करें कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई करनी है। समझ में आ गई? तो जब मौका मिले तब पढ़ाई करें। ये ना सोचें कि आज टाइम नहीं है या कल टाइम नहीं है, मुझे हफ्ते भर टाइम ही नहीं मिला। आपने वो मौका नहीं ढूंढा उस टाइम को साथ अपनी पढ़ाई को लिंक करने का। ठीक है, तो कुछ ट्रूथ एंड डेयर मैं दे के जा रहा हूं या बता के जा रहा हूं, वो आप ध्यान में रखें। पता सच्चाई क्या है? आपको टाइम केवल मिलेगा ना, पता है केवल किस चीज के लिए? होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। आपको रिवीजन का टाइम बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए ही आपको टाइम मिलेगा। इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें खुद से कि आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। सर अभी तो आप बोले थे रिवीजन में स्पीड बढ़ती है, तो ये उल्टी बात क्यों हो रही है? मैं बता रहा हूं ट्रुथ है, लेकिन अब इसको स्मार्टली कैसे मैनेज करना है वो बता रहा हूं, है ना। ज्यादा प्लानिंग मत करना, ज्यादा सोच विचार मत करना, इसका कोई मतलब नहीं होता। चुपचाप जो जैसे से टाइम फ्लो हो रहा है, जहां मौका मिल रहा है वहां पढ़ने बैठ जाओ। अच्छे डिसिप्लिन स्टूडेंट की यही पहचान होती है, जब मौका मिल रहा है तब पढ़ने बैठ जाओ। प्लानिंग ज्यादा करनी नहीं है ना। टीचर ने होमवर्क दे दिया, बस स्टार्ट करो
और उसको फिनिश करके दम लो। ठीक है, जब आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, जब आप ऐसा बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आपको ये रिवाइज का टाइम अलग से निकल के आएगा, एकदम से नहीं आएगा, अलग से निकल के आएगा। ये रिवाइज का जो टाइम है वो सेपरेटली निकल के आएगा। कब? जब आपने उसको ऊपर वाला काम ढंग से कर लिया हो, तो वो कितना सा निकलेगा? इतना सा। उस समय आपको जरूरत पड़ेगी स्पीड की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। बात समझ में आई? ठीक है, तो वहां पर वो निकल के आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें ये भी मैं आराम से कर लूं, मान लो आपने कोई होमवर्क करने में 6 घंटे लगाए, आप रिवीजन में भी 6 घंटे लगाना चाहते हो, तो ये गलत है। आपको रिवीजन में 2 घंटे ही मिल पाएंगे, तो इक्वल अमाउंट नहीं मिल पाएगा। इनफ और इक्वल टू द रिवाइज्ड थिंग्स, है ना, पूरा इनफ टाइम नहीं मिलेगा आपको। क्रक्स ही रिवाइज करने होंगे, काम की चीजें रिवाइज करनी होगी। इसका मतलब मैक्सिमम चीजें आपको मेमोरी में स्टोर कर रखनी होगी और बार बार रिकॉलिंग करनी होगी। मैथ्स में भी रिकॉलिंग की जाती है बच्चों, ये दिमाग में सेट करके रखो। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, आपका मैथ का होमवर्क कंप्लीट हो जाए बस, कैसे भी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आपका बर्डन बढ़ना शुरू होगा। आपको समझ में आएगा कि अगर होमवर्क कर लिया तो सब कुछ कर लिया, बस एक ही जंग है होमवर्क की, बाकी जंग तो बाद में जीत ली जाएगी। तो जेईई की तैयारी में सबसे पहली जंग होती है होमवर्क की, और आखिरी जंग भी होमवर्क की ही होती है। ये दिमाग में सेट करें। मैंने पहला पॉइंट भी होमवर्क का उठाया और आखिरी पॉइंट भी होमवर्क का ही उठाया। तो ये कुछ सच्चाई है जो मुझे पता हो और मैं आपको साथ शेयर किया हूं। अब डेयर की बात करते हैं। डेयर ये है, ट्राई टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट व्हाइल स्टडिंग इन द क्लास। मतलब जब मैंने बोल दिया आपको रिवीजन का टाइम नहीं है, इसका मतलब आपको क्लास में ही उन चीजों को ध्यान में रखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये डेयर है, ये नहीं कर पाते बच्चे। बच्चे सोचते हैं मैं घर जाके दोबारा पढ़ूंगा ना, फंस जाएगा बेटा। अगर घर जाके 6 घंटे, मतलब आपका जो क्लासरूम से घर जाके दोबारा पढ़ोगे, तो स्कूल के साथ फिर होमवर्क कैसे मैनेज करोगे? नहीं ना, नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। मान लो 4 घंटे की क्लास लगी या 3 घंटे की क्लास लगी, तो फिर आप स्कूल के साथ होमवर्क कैसे मैनेज करोगे? अगर आप 3 घंटे की क्लास लगी और 3 घंटा आपने क्या बोलते हैं वापस उसको सेम क्लास पढ़ने में लगा दिया, आपको याद ही नहीं हुई चीजें, तो फिर आप होमवर्क कब करोगे? और वहीं पर बच्चों के होमवर्क छूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला पहला काम होमवर्क, आखिरी काम होमवर्क, बाकी चीजें कैसे मैनेज होगी वो बता रहा हूं। चीजें क्लास में ही याद रखने की कोशिश करो। हाँ, मैथ्स में भी चीजें याद रखी जाती है। क्या? अच्छा ये क्वेश्चन है, इसकी टेक्निक ये है, ओके। अभी जो सवाल दिया था उसका टेक्निक आपको पता चला? मैं बताता हूं, वापस आता हूं, आपको याद रहेगा। मैं दिखाता हूं वो सवाल, अगर मैंने मिटारा नहीं हो तो। ये रहा सवाल, देखो। पता है क्या टेक्निक है इसमें? देखो ए और ए सेम है, बी और बी सेम है, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे फंक्शन में जो मिडिल वाला वेरिएबल है ना, उससे डिवाइड कर देते हैं। और मिडिल में क्या वेरिएबल है? डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, तब सॉल्व होगा। मतलब यहां ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई एक्स। हर टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो, और ये पूरी इक्वेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो रही है, एक्स स्क्वायर बाई वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब ये जिसको याद हो जाएगा ना, वही इस सवाल को देखने के बाद डरेगा नहीं, और जिसको याद नहीं होगा वो हमेशा डरता रहेगा। ये एक छोटा सा चीज है, मैं बोल रहा हूँ ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें। मतलब उनके पॉइंट्स आप दिमाग में ही नोट करना शुरू करें। इसको टी मान लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये नजर आएगा, और टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। तो हाँ, अब आपको याद रहेगा कि हाँ ये सवाल कैसे होता है। तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि आपको जो पहला पॉइंट है ना, चीजें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा ये वाला सवाल ऐसे होता है। अब याद रखने के लिए हो सकता है क्लास में हो, या क्लास के समय उसको 2 बार लिख लो, या 2 बार मन में बोल लो। मतलब शोर मत मचाओ, खुद से रिपीट कर लो दिमाग में। टाइम मिलता है, ऐसा नहीं टाइम नहीं मिलता है। दूसरा, अपने आप से ये बोलना शुरू करो कि सर अब तो मुझे आइडिया लग गया है, लेकिन अब पूरी कैलकुलेशन मैं खुद से परफॉर्म करूंगा। कैलकुलेशन को एंड तक खुद से परफॉर्म करने की आदत डालो। तो ये डेयर है। क्या होता है? सर मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, आप बता दो। अगेन यू आर डूइंग द मिस्टेक। जबकि आपने गलती करी हुई किसी माइनस साइन को या प्लस साइन को लेकर, लेकिन आप चाहते हैं टीचर उसको पूरा सॉल्व करके बताए। यहां आप फंस जाते हो और यहां आपसे गलतियां होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तब तक ट्राई करो। अगर सवाल सही है, सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं है, आंसर सही है अकॉर्डिंग टू टीचर, तो आपको वो खुद से बार बार ट्राई करना चाहिए, करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि सर अभी आज ट्राई नहीं हो रहा बेटा, अगले दिन दोबारा फ्रेश माइंड से करेगा ना, तो वो गलती तुझे मिल जाएगी और तेरे से सवाल भी सॉल्व हो जाएगा।
कई बार प्रेशर में आकर हमसे सेम गलती बार बार रिपीट होती है, तो वो नुकसानदायक होती है, तो वो अपन नहीं करेंगे, है ना। आपने कोई सवाल आधे घंटे तक ट्राई कर लिया, आपसे नहीं हो रहा, जस्ट बंद कर दो उसे यार, है ना। उसके बाद कल नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से उस सवाल करो, गलती भी मिल जाती है और सवाल भी सॉल्व हो जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये चीज, ये टेक्निक है, आप यूज करें। तो ये डेयर है, मतलब आप ये हिम्मत करें कि हाँ आपसे ही सवाल सॉल्व करना है, वो चीज है ना। सॉल्यूशन आपका, मतलब यहाँ पर मैं कंडीशनल है कि आपको पता है कि कैसे सॉल्व होगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो कैलकुलेशन के लिए आप खुद से करने की कोशिश करें, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन आपको मजा आएगा। जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है और सॉल्व प्रॉब्लम्स है जो टीचर आपको बता रहे हैं, उनसे लर्न करने की कोशिश करें, उनको मेमोराइज करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखें, तब जाकर आप किसी नए सवाल के लिए अप्रोच कर पाओगे। उसके लिए आपको 1 से 2 महीना लगेगा, अगर आपको शुरू से आदत नहीं है तो आप 15-20 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में 15-20 दिन का पेशेंस, उसके बाद मेमोराइज करना, मतलब यहाँ पर मेमोरी टेक्निक है। डेयर क्या है? मेमोरी है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे मेमोराइज नहीं करते, वो सोचते हैं सर कंसेप्ट बता दो, फिर दोबारा आएगा तो हमें सोच लूंगा। दोबारा आप सोच नहीं पाओगे अगर आपको याद नहीं आया तो आपको याद कब आएगा? जब आपके यहाँ पर कुछ सबकॉन्शियस माइंड में वो टेक्निक रहेगी कि नहीं यार इसमें ऐसा करते हैं, इस वाली सिचुएशन में ऐसा करते हैं, तब जाके अगला रिजल्ट आता है। तो ये आपको दिमाग में थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो सबसे पहले उसके लिए टिप्स बता रहा हूं। सबसे पहले आपके मन में कोई सवाल आया, कोई कॉन्सेप्ट बताया गया, तो सबसे पहले उसे लिखो। उसके लिए कोई सवाल मत पूछो। आपको अगर वो कॉन्सेप्ट बहुत टफ लगा ना, तो सबसे पहला काम पता है क्या करना है? बच्चे क्या करते हैं, सर ने पढ़ा दिया और अब मान लो कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है या अजीब सा है, नया है, तो बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं, सर डाउट है। उसने नोट नहीं किया है, उसको डाउट पहले पूछना है। गलत है, टेक्निक गलत है। सबसे पहले लिखो, उसके बाद उसे फिर से पढ़ो। आप बोलोगे सर इतना टाइम नहीं मिलता, मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में और फिर से पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, करके देखना। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कोशिश करो अंडरस्टैंड करने का। फिर भी नहीं समझ में आया, आप फिर से पूछो। ये टेक्निक यूज करके देखो, आपको मजा आ जाएगा, आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ जाएगा। ये वो वाली मैथ्स नहीं जो 9th-10th में आपने पढ़ी है, उसमें फॉर्मुला बेस्ड मैथमेटिक्स थी। यहाँ पर खुद से सोचनी है, तो खुद से सोच जो डेवलप करनी है, जो बरसों से आपकी आदत पड़ी हुई है, उसको हमें बदलना है। तो वो बदलेगा कैसे? कुछ इन सारे टिप्स से आप ध्यान में रखना। होप ये सेशन आपको हेल्प कर रहा होगा आपके तैयारी में, और करेगा अगर आप इस तरह से इस सेशन को रेगुलर फॉलो करते रहें। इस तरह की चीजें हम लोग बताते रहेंगे, आपको मजा आएगा, है ना। आप सीरियसली बोलोगे सर मजा आ रहा है, ठीक है, और तैयारी करने में आपको लग रहा है कि सर सब कुछ स्मूथ हो गया। यहाँ पर आइंस्टीन अंकल ने एक बात कही हुई है कि मैथमेटिक्स इज इन इट्स ओन वे द पोइट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज। तो एक कविता होती है ना जिसमें तुकबंदी होती है, तो लॉजिकल आइडियाज आपको सोचने होते हैं, तो सोचने के साथ आपको उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी करना होता है। अगर कविता की एक लाइन, आखिरी लाइन ऊपर रख दी जाए और फर्स्ट लाइन नीचे रख दी जाए तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तो मैथ्स भी एक पोइट्री है, उसको लेयर बाय लेयर मजा लेना चाहिए। तो वही लेयर्स मैंने आज इस सेशन में तोड़ी है आपके सामने कि आपको इन स्टेप्स से चलना है। और बच्चों करके देखिए, अगर आपको फायदा मिलता है ना तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। बाकी ऐसे और सेशंस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे कि आखिरकार पढ़ाई कैसे की जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न था जो आज मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। ऑल द बेस्ट।